बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने पोइट्री के बारे में मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ है, बहुत से एमसीक्यूज़ है पोइट्री के बारे में, जो कि आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है पोइट्री के बारे में, जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ओके, और ये जो एमसीक्यूज़ है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पोइट्री के बारे में आपको बहुत कुछ जो है ना समझ में आ जाएगा इंग्लिश लिटरेचर की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो द फर्स्ट एमसीक्यू वी हैव इज which of the following is not literary device used for aesthetic effect in poetry? इनमें से कौन सी लिटरेरी डिवाइस है इन चारों में से, ओके, जो कि एज एन एस्थेटिक इफेक्ट वो जो है ना पोइट्री में यूज़ नहीं की जाती है? ओके, वो कौन सा लिटरेरी डिवाइस है इनमें से जो कि पोइट्री में यूज़ नहीं किया जा सकता? ओके, नहीं किया जाता नॉर्मली। ओके, तो वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? सिंपल मतलब इस क्वेश्चन का ये है। तो क्या क्या है? एसोनेंस है, या फिर अनोमाटोपिया है, या फिर राइम है। तो ये तीनों हम जानते हैं कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पोइट्री, क्योंकि पोइट्री में ये चीज़ें है होती है ज़्यादातर। एसोनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है ज़्यादातर पोइट्री में। ओके, एनोमाटोपिया भी ये भी यूज़ की जाती है। राइम राइम तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर पोएम्स जो है ना वो राइमिंग होती है। ओके, तो अब जो डी नंबर वो क्या है हमारे साथ? डी नंबर है हमारे साथ ग्रामर। तो ग्रामर ये ऐसा डिवाइस है जो कि पोइट्री में इसका ख्याल नहीं रखा जाता। सो द राइट आंसर वी हैव इज डी। डी इज द राइट आंसर। ओके, ग्रामर एज एन एस्थेटिक फीचर, एज एन एस्थेटिक डिवाइस ये यूज़ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता पोइट्री में। ओके, सो ये शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब जो दूसरा एमसीक्यू है हमारे साथ, वो है कि the pattern a pattern of accented and unaccented syllables in lines of poetry. The pattern of accented and unaccented syllables in line of poetry, उसको क्या कहा जाता है? ओके, accenting यानी stressed stress syllable, and unaccented means unstressed. ओके, तो उसको क्या कहा जाता है? लाइन, किसी लाइन ऑफ पोइट्री में जो एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड सिलेबल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको राइम स्कीम कहा जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राइम स्कीम उसको नहीं कहा जाता है। मीटर, मीटर इज द राइट आंसर। ओके, उसको क्या कहा जाता है? मीटर कहा जाता है, जो कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल और मुख्तलिफ किस्म के मीटर है हमारे साथ। याम्बिक पेंटामीटर है, ट्राकी है, मुख्तलिफ किस्म के और भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर्स हैं। ओके, तो मिड उसमें क्या है? उन सारों में क्या है? एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड सिलेबल्स होते हैं। ओके, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, या फिर अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। ओके, सो ये चार सारी चीज़ें उसमें होती रहती है। ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज मीटर। मीटर इज द राइट आंसर। अब इस दूसरे पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे है हमारे साथ 3 नंबर एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे साथ कि द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड। सिमिलर एंडिंग साउंड, सिमिलर साउंड जो कि एंड होते हैं, यानी सिमिलर एंडिंग साउंड जिसकी एंड सिमिलर होती है, एक जैसी आवाज़ पैदा करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ओके, उसको इलिट्रेशन कहा जाता है, या फिर अनोमाटोपिया कहा जाता है, या फिर राइम कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ठीक है? ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज राइम। ओके, राइम के बारे में आप जानते होंगे, यानी ये लाइन है परस करे, और फिर इसके बाद ये लाइन है। सो जो एंडिंग वर्ड्स होती है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनकी जो साउंड्स होती है वो ज़्यादातर सिमिलर होते हैं, तो उसको राइम कहा जाता है। ओके, एलिट्रेशन तो ये तो कॉन्सोनेंट साउंड का है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन लाइन ऑफ पोइट्री। ओके, तो इसको एलिट्रेशन कहा जाए, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। एनोमाटोपिया किसी आवाज़ का, जानवरों की आवाज़ या साउंड से ये मुंसलिक है, जो जो हम पोइट्री में लिखते हैं। ओके, उस आवाज़ को लिखते हैं। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एनोमाटोपिया। सो द राइट आंसर वी हैव इज राइम। ओके, राइम हमारे साथ ठीक आंसर है, सी नंबर। उसको क्या कहा जाता है? सिमिलर साउंड्स की जो एंड होती है, वो उसको एंडिंग ऑफ सिमिलर साउंड, दैट इज व्हाट वी कॉल राइम। ओके, अब 4 नंबर पे आते हैं हमारे साथ। 4 नंबर है
कि अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। ह्यूमन क्वालिटीज़ जब हम नॉन ह्यूमन चीज़ों को दे देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है ओके। पर्सनिफिकेशन कहा जाता है, अनोमेटोपिया कहा जाता है, या फिर एलिटरेशन कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव कहा जाता है। सो द राइट आंसर वी हैव इज पर्सनिफिकेशन। वी पर्सनिफाई non-human things and we give the quality of humans in personification to non-human things okay। so the right answer we have is A में क्या होता है, ह्यूमन क्वालिटीज़ हम नॉन ह्यूमन चीज़ों को दे देते हैं। यानी परस करे हम कहते हैं कि फूल रो रहे हैं ओके, द रोज आर क्राइंग ठीक है। तो यहाँ पे रोजेस आर क्राइंग, सो रोजेस जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है उसको हमने ह्यूमन क्वालिटीज़ दी, सो दैट्स व्हाट वी कॉल पर्सनिफिकेशन राइट। अब है 5 नंबर हमारे साथ है। 5 नंबर है कि द रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड। द रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, ये चीज़ मैंने आपको शायद पहले ही बताई। द रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड उसको क्या कहा जाता है ओके। क्वेश्चन क्या है, जो बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, राइम कहा जाता है, राइम, या फिर एनोमेटोपिया कहा जाता है, या फिर एलिट्रेशन कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो ये हमने पहली बात की जो कि एंडिंग लाइंस होती है, लाइंस की एंड में जो वर्ड्स होते हैं जो कि 2 लाइंस की एक जैसे राइम करते हैं तो उसको राइम कहा जाता है ओके। एक जैसी आवाज़ पैदा करते हैं, सिमिलर साउंड्स होता है एंड में। और एनोमेटोपिया के बारे में भी हमने बात की कि दिस इज गिविंग साउंड्स ऑफ एनीथिंग ओके इन अ लाइन ऑफ पोएट्री ओके। इलिट्रेशन ये ठीक है ओके। द राइट आंसर वी हैव इज इलिट्रेशन। इलिट्रेशन में क्या होता है कि रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होती है ओके, द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड ओके। यानी हम कहते हैं कि स्लो स्विंग, परस करें हमने ये कहा स्लो स्विंग, तो यहाँ पे स साउंड यहाँ पे भी आया है, ये भी यहाँ पे भी आया है। तो दिस इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एलिट्रेशन राइट। अब है 6 नंबर हमारे साथ। 6 नंबर है हमारे साथ कि अ कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग अ वर्ड ऑफ कंपैरिजन सच इज लाइक और एज। अनलाइक थिंग्स की हम कंपैरिजन करते हैं पर हम किस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं, एज और लाइक। इस किस्म की वर्ड्स को हम विदाउट यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है ओके। उसको मेटाफर कहा जाता है, सिमिली कहा जाता है, या फिर पर्सनिफिकेशन कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर वी हैव इज मेटाफर ओके। मेटाफर क्या है, मेटाफर में हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं किस तरह, उसमें हम एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं ओके। परस कर हम कहते हैं कि अली एज कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, अली एज डॉग, या फिर अली एज लाइन ओके। इस तरह की वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेटाफर कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे करें कि अली इज़ लाइक ए डॉग, या फिर अलीज बिहेवियर इज़ लाइक अ डॉग ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल, यहाँ पे हमने लाइक का इस्तेमाल किया तो फिर हम इसको सिमिली कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ए नंबर ओके, मेटाफर है। यानी विदाउट यूजिंग ऑफ लाइक एंड एज वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स विद डिफरेंट थिंग्स राइट, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल मेटाफर। सिमिली भी मैंने आपको बताई, जब हम लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं तो उसको फिर हम सिमिली कहते हैं। पर्सनिफिकेशन मैंने पहले आपको बताई, पर्सनिफिकेशन क्या होता है या हम यानी हम ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन थिंग्स को दे देते हैं, नॉन ह्यूमन थिंग्स को, चीज़ों को हम दे देते हैं ह्यूमन क्वालिटीज, दैट्स व्हाट वी कॉल पर्सनिफिकेशन राइट। अब है द कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। ये मैंने पहले आपको बताया कि जब हम लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं तो उसको फिर क्या कहा जाता है, उसको मेटाफर नहीं कहा जाता है, उसको फिर क्या कहा जाता है, सिमिली कहा जाता है ओके। सिमिली हियर इज द राइट आंसर। सिमिली में लाइक
और एस का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे मेटाफर में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं, राइट। अब है हमारे साथ 8 नंबर के यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड्स। यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड्स, यानी साउंड्स को इमिटेट करना किस चीज़ के ज़रिए, वर्ड्स को यूज़ करके। ये मैंने पहले आपको बताया कि इसको क्या कहा जाता है, यानी हम पढ़ेंगे कि मियो। सो ये जो मियो है ना, ये किस चीज़ की साउंड है, कैट को। तो इस साउंड को हमने इमिटेट किया है और हमने एक वर्ड या लेटर यहाँ इससे बनाई है। ओके, मियो किसकी साउंड है, कैट की। तो इसको क्या कहा, इस चीज़ों को क्या कहा जाए, इन चीज़ों को इलिट्रेशन कहा जाता है, सिमिली कहा जाता है, एनोमोटोपिया कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। इलिट्रेशन के बारे में हमने बात की, ये तो बिल्कुल नहीं है, ना ये है। सिमिली भी हमने बात की। एनोमोटोपिया ये मैंने पहले भी आपको बताया, यानी हम जब साउंड्स को वर्ड्स या लेटर में लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको एनोमोटोपिया कहा जाता है। इन द राइट आंसर वी हैव इज सी नंबर। ओके, राइट, एनोमोटोपिया। अब है हमारे साथ डिस्क्रिप्शन that appeals to one of the five senses। description that appeals to one of the five senses, यानी 5 senses में एक सेंस को, किसी भी एक सेंस को जब वो अपील करता है, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया गया हो जो कि किसी भी एक सेंस को अपील करे, ओके, उस पर असर करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इमेजरी कहते हैं, पर्सनिफिकेशन कहते हैं, या फिर मेटाफर कहते हैं, या फिर none of the above। so the right answer we have is imagery। okay, imagery क्या है, जब हम किसी पैराग्राफ को परस करे, रीड कर रहे हैं और इससे हमारी कोई सेंस जो है ना वो अपील हो जाए। ओके, यानी हम ऐसा महसूस करें कि ये ऐसा हो रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी कॉल इमेजरी। तो इमेजरी क्या है, इमेजरी इज अ डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन ऑफ द 5 सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस हैं, इनमें से किसी भी सेंस को अगर अपील करे, ऐसी डिस्क्रिप्शन दी गई हो, तो उसको क्या कहा जाता है, इमेजरी कहा जाता है, राइट। अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी विथ प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर। ऐसी पोएम जो कि एक स्टोरी को बताता है, किन किन चीज़ों के साथ, उसमें प्लॉट भी होता है, सेटिंग भी होता है, कैरेक्टर्स भी होती है। ओके, तो उसको क्या कहता है, उस पोएम को क्या कहा जाता है। ऐसा कौन सी पोएम है जिसमें ये सारी चीज़ें, प्लॉट भी बताई गई होती है, सेटिंग भी बताई गई हुई होती है, कैरेक्टर्स भी होते, तो वो लिरिक होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, लिरिक नहीं होती है, ना फिर प्रीवर्स होती है। प्रीवर्स तो एक इज फॉर्म ऑफ राइटिंग जिसमें जो है ना राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। नैरेटिव है, यस नैरेटिव है, नैरेटिव इज द राइट आंसर। ओके, नैरेटिव ऐसी पोएम्स होती है जिसमें प्लॉट भी होती है, सेटिंग भी होती है, कैरेक्टर्स भी ज़्यादातर होते हैं। ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज सी नंबर, नैरेटिव। अब है 11 नंबर पोएम है हमारे साथ के अ पोएम विद नो मीटर और राइम। ऐसा पोएम जिसमें मीटर भी नहीं होता है, राइम भी नहीं होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अ पोएम विद नो मीटर इन राइम। उसको लिरिक कहा जाता है, या फिर उसको प्रीवर्स कहा जाता है, या फिर नैरेटिव कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको फ्री वर्स कहा जाता है जिसमें राइम नहीं होती है, ना फिर मीटर होती है, मैंने पहले आपको बताया। तो उसको क्या कहा जाता है, बी नंबर, फ्री वर्स। लिरिक भी ये नहीं है, नैरेटिव के बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये कौन सी चीज़ होती है। ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज फ्री वर्स, फ्री वर्स इज द राइट आंसर। अब है हमारे साथ 12 नंबर MCQ, और वो है कि अ पोएम दैट जनरली हैज़ मीटर इन राइम। ऐसा पोएम जिसमें मीटर भी होती है और राइम भी होती है, उस पोएम को क्या कहा जाता है, उसको लिरिक कहा जाता है, फ्री वर्स कहा जाता है, या फिर नैरेटिव कहा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, सो यहाँ पे जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज़ लिरिक। ओके, लिरिक में ये सारी चीज़ें हो सकती है, मीटर भी और राइम भी। ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज ए नंबर एंड दैट इज लिरिक, राइट। अब है हमारे साथ ट्रू और फॉल्स के से एक दिया गया है कि ये
राइटिंग प्रेडेट्स पोइट्री, ये ट्रू है या फिर जो है ना ये गलत है। ओके, ये क्या है हमारे साथ कि राइटिंग प्रेडेट्स पोइट्री, यानी पोइट्री से पहले बहुत सी भी राइटिंग थी, तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। सो दिस इज फॉल्स। ओके, राइटिंग प्रेडेट्स पोइट्री, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट गिवन हियर, राइट। सो बी इज द राइट आंसर, राइट। अब हमारे साथ 14 नंबर, इन दैट इज हु रोड द पोम ऑन डेथ एंड वुमेन वाइन एंड स्नफ। ये जो पोएम्स है ऑन डेथ, और ये किसने लिखे हैं, कौन सी राइटर है जिन्होंने ये पोएम्स लिखे हैं। ओके, वो जॉन मिल्टन थे, या फिर कीट्स थे, या फिर शेले थे, या फिर वर्ड्सवर्थ थे, राइट। सो द राइट आंसर वी हैव इज जॉन कीट्स। ओके, जॉन कीट्स वाज द मैन हु रोट दीज पोएम्स ऑन डेथ, ये भी जॉन कीट्स ने लिखी है। वुमेन वाइन एंड स्नफ, ये भी जॉन कीट्स ने लिखी है। सो द राइट आंसर वी हैव इज बी नंबर, दैट इज जॉन कीट्स, राइट। अब हमारे साथ 15 नंबर एमसीक्यू है कि विच रिप्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इलिटरेशन। इनमें से इलिटरेशन की कौन सी एग्जाम्पल दी गई है। इलिटरेशन के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि इलिटरेशन क्या क्या होता है। तो लैंग्वेज आर्ट्स, इसमें इलिटरेशन मौजूद है, या फिर पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स इसमें है, या फिर आई लाइक म्यूज़िक, या फिर अ ब्यूटीफुल सीनरी विद म्यूज़िक। तो इनमें से राइट आंसर क्या है। ओके, इलिटरेशन के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि इलिटरेशन क्या होता है, यानी द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन। यहाँ पे आप बी नंबर को देंगे, प प प प, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स है ना, और वो वर्ड्स के स्टार्ट में आए हैं और उसकी रिपीटिशन की गई हुई है। सो द इसी वजह से पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स। सो दिस इज द राइट आंसर वी हैव। ओके, दिस इज द राइट आंसर। बी नंबर हमारे साथ क्या है, वो राइट आंसर है। ओके, तो 17 नंबर एमसीक्यू है हमारे साथ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इंग्लिश पोएट। इनमें से कौन सी पोएट है जो कि इंग्लिश पोएट तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो वो इनमें से कौन सी पोएट है। ओके, विक्टर हुगो के है, या फिर अलेक्जेंडर पॉप है, जॉन मिल्टन है, कॉलरिज है। तो इस सैमुअल टायलर कॉलरिज, इसको भी हम जानते हैं, जो कि वर्ड्सवर्थ के दोस्त थे, और उन दोनों ने लिरिकल बैलेट्स लिखे थे जो कि पब्लिश हुई थी 1798 में। ओके, ये तो हम जानते हैं कि ही वाज एन इंग्लिश पोएट। ओके, अब ये है जॉन मिल्टन को भी हम जानते हैं कि ही वाज एन इंग्लिश पोएट। ओके, उसकी नाम की वजह से तो पूरा एज जो है ना, वो है एज ऑफ मिल्टन, जिसको हम कहते हैं प्यूरिटन्स में से थे, राइट। अलेक्जेंडर पॉप, एज ऑफ पॉप, ये भी हम जानते हैं। सो दीज वर द three major poets of English, three major English poet। ओके, सो इसके बारे में तो पूछा भी नहीं जा सकता। यहाँ पे है विक्टर हुगो, ये जो पोएट है, ही वॉज नॉट एन इंग्लिश पोएट, ये इंग्लैंड में से नहीं थे ये पोएट। ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज ए इज द राइट आंसर। अब 18 नंबर है हमारे साथ के Where were the pilgrims going in the Canterbury Tales? कैंटरबरी टेल्स में जो पिलग्रिम्स थे, वो कहाँ जा रहे थे। ओके, कैंटरबरी टेल्स जो कि चौसर ने लिखी है, इसके बारे में शायद आप जानते होंगे। उनमें जो पिलग्रिम्स थे, जो ज़ियारत करने वाले थे, वो किस जगह को जा रहे थे। ओके, जो कि एक श्राइन में जमा हो गए थे, तो वो कहाँ जाना चाहते थे। ओके, टू द श्राइन ऑफ थॉमस ऑफ सेंट पीटर एट कैंटरबरी, एक कैंटरबरी कैथेड्रल, इस जगह को जाना चाहते थे, श्राइन को, इस श्राइन को, या फिर टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट एट कैंटरबरी कैथेड्रल। सो द राइट आंसर यहाँ पे भी है कि बोथ ए एंड बी नहीं है बिल्कुल।
नाए है। ओके, द राइट आंसर वी हैव इज बी, बी इज द राइट आंसर। हाँ है हमारे साथ कि वो कहा जा रहे थे जो पिलग्रिम्स थे, जो कि कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने मेंशन किए थे, वो कहा जा रहे थे वो थॉमस बेकेट के जो श्राइन थी वहाँ पे वो जा रहे थे। ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट, राइट। अब 19 नंबर है हमारे साथ के वेयर डिड चौसर बरे, चौसर को कहाँ पे दफन किया गया है, उसको कहाँ पे जो है ना उसको कहाँ पे दफन किया गया है। ओके, तो वो वेस्टमिंस्टर एबे में है, या फिर केंट चर्च में है, या फिर चैपल एडवेंसर में है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो कहाँ पे है, वेस्टमिंस्टर एबे। Westminster Abbey is the place where most of the writers, okay, some of the prominent writers, English writers, that are buried over there. Okay, and Chaucer is also one of them. ये भी वहाँ पे वेस्टमिंस्टर एबे में दफन है। ओके, अब है हमारे साथ 20th नंबर के चौसर was imprisoned during, चौसर को इम्प्रिजन किया गया था किस जंग के दौरान या किस सिचुएशन के दौरान। ओके, उसको जेल में रखा गया था किस सिचुएशन के दौरान, 100 ईयर्स वार के दौरान, ओके, या फिर ब्लैक डेथ के दौरान, या फिर पीजेंट रिवोल्ट के दौरान, या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, 100 ईयर्स वार जो कि 1337 में, आई थिंक दिस वाज स्टार्टेड अराउंड दिस एज। ओके, तो ये जो इम्प्रिजन किए गए थे चौसर को, वो किस किस सिचुएशन में। ओके, तो वो 100 ईयर्स वार के दौरान जो है ना वो फ्रांस गए थे और वहाँ पे उनको इम्प्रिजन किया गया था। ओके, उनको जेल में रखा गया था। ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज 100 ईयर्स वार, दैट इज ए। अब अगर हम ब्लैक डेथ की बात करें तो ब्लैक डेथ आई थी 1348 to 50। I think this is the time in which Black Death occurred in England, जिसमें almost half of the population जो है ना वो died इस वबा के दौरान। ओके, इस प्लेग के दौरान almost half of the population were died। ओके, या फिर पीजेंट रिवॉल्ट ये आई थी, आई थिंक दैट वाज अराउंड 1381 में पीजेंट रिवॉल्ट आई थी, जो कि अपने हक के लिए आ गए थे सड़कों पे। ओके, पीजेंट रिवॉल्ट जो पीजेंट्स थे, राइट। अब है हमारे साथ 21st नंबर पोएम पर 21st नंबर MCQ है वो है कि व्हाट इज़ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम। अर्लीस्ट पोएम कौन सी है सर्वाइविंग पोएम, यूरोपियन पोएम वो कौन सी है जो कि अर्लीस्ट सर्वाइविंग थी। ओके, तो वो कौन सी थी, द होमरिक एपिक थी, या फिर द गिलगामेश एपिक थी, या फिर द डिलोगो एपिक थी, या फिर द हिस्योडिक एपिक थी। सो द राइट आंसर वी हैव इज होमरिक एपिक। होमरिक एपिक ये जो है ना, दिस इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम। ओके, इसको आप याद रखें अपने साथ। अब है हमारे साथ कि Auld Lang Syne is famous poem by whom। Auld Lang Syne ये पोएम है, ये किसने लिखी है। ओके, ये एक मशहूर पोएम है, लेकिन किसने लिखी है ये पूछ रहे हैं इस MCQ में। तो चलो देखते हैं कि किसने लिखी है। ऑप्शंस क्या है हमारे साथ। ऑप्शन है हमारे साथ कि सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखी थी, या फिर लिखी थी विलियम बटलर येट्स ने, या फिर लिखी थी हेनरी लॉन्गफेलो ने, या फिर रॉबर्ट बर्न्स ने। ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज डी, डी इज द राइट आंसर। वो जो पोएम थी किसने लिखी थी, रॉबर्ट बर्न्स ने वही पोएम लिखी है। ओके, अब 23rd नंबर MCQ है हमारे साथ के विच ऑफ द फॉलोइंग आर थॉमस हार्डी बुक्स। ओके, थॉमस हार्डी की बुक इनमें से कौन सी है। द पुअर मैन एंड द लेडी है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव है, या फिर शॉल्टी है, या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, तो इनमें से राइट आंसर क्या है, द पुअर मैन एंड द लेडी। ये जो पोएम है, सॉरी ये जो बुक है, ओके, ये किसने लिखी है, ये थॉमस हार्डी ने लिखी है। ओके, द पुअर मैन एंड द लेडी। ओके, इसको आप
याद रखें अपने साथ। तो 23rd में जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, दैट इज द पुअर मैन एंड द लेडी। ओके, अब 24th नंबर है हमारे साथ कि कंसंट्रेट ऑन दीज एलिमेंट्स व्हेन राइटिंग अ गुड पोएम। गुड पोएम लिखने के लिए, अच्छी पोएम लिखने के लिए कौन सी एलिमेंट्स पर कंसंट्रेट किया जाता है, उन कौन सी पोएम पर हमें कंसंट्रेट, कौन सी चीज़ों पर, एलिमेंट्स पर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। तो वो कौन सी चीज़ है, कैरेक्टर्स, मेन आइडियाज़ इन थीम, इन पर करनी चाहिए, या फिर पर्पस इन आर्यंस पर करनी चाहिए, या फिर है हमारे साथ के थीम, पर्पस, फॉर्म एंड मूड इस पर करना चाहिए, या फिर करना चाहिए राइम एंड रीजन। सो द राइट आंसर इज पर्पस इन ऑडियंस। आपकी पर्पस मालूम होनी चाहिए और आपकी ऑडियंस मालूम होनी चाहिए आपको, तो अब तो फिर आप जो है ना एक अच्छी पोएम लिखेंगे और लोग उसको फिर लाइक करेंगे। ओके, अब 25th नंबर है हमारे साथ के विच ऑफ द फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन्स विद, वो कौन सी पोएम है इनमें से जो कि इस इन लाइन से जो है ना ख़त्म होती है, आई शल बट लव दी बट आफ्टर अ डेथ। ओके, ये कौन सी पोएम में आई है, ये कौन सी पोएम की एंडिंग लाइन है। ओके, ये आई शल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। ओके, बेटर आफ्टर डेथ, ये कौन सी पोएम्स की है, ये है इन फेथ आई डू नॉट लव दी विद माइन आईज। ये इस पोएम से जो है ना ली गई है ये लाइंस। हाउ डू आई लव दी इससे नहीं ली गई है, ना फिर ओड टू अग्रेशन अर्न इससे ली गई है, या फिर लेट मी नॉट मैरिज of true friends, okay, of true mind, sorry. So the right answer we have is C number, in faith I do not love thee with mine eyes. Okay, अब 26th number है हमारे साथ कि which poet is considered a national hero of Greece। कौन सा ऐसा पोएट है जिसको नेशनल हीरो ऑफ ग्रीस, ग्रीस की नेशनल हीरो जो है ना उनको कंसिडर किया जाता है। जॉन कीट्स को कहा किया जाता है, या फिर बायरन को, या फिर सॉलन को, या फिर सापो। सो द राइट आंसर वी हैव इज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक ऐसा पोएट है जो कि ग्रीस में कंसिडर किया जाता है कि ही इज़ द नेशनल पोएट, द नेशनल हीरो, सॉरी, द नेशनल हीरो, एंड ही इज कंसिडर इन ग्रीस, राइट। अब है हमारे साथ के which kind of poem is एडवर्ड लेयर एसोसिएटेड विद। एडवर्ड लेयर ने ज़्यादातर कौन सी पोएम्स लिखी है, वो कौन सी पोएम से एसोसिएटेड थे। नेचर पोएम्स ज़्यादातर लिखे हैं, या फिर एपिक्स थे, सोनेट्स थे, या फिर नॉनसेंस थे। ओके, सो द राइट आंसर इज एपिक्स। उनकी ज़्यादातर जो पोएम थी एडवर्ड लेयर की, ओके, दैट आर बेस्ड ऑन एपिक्स। ओके, वो ज़्यादातर एपिक पर बेस्ड है। Okay, so this was some of the important MCQs about poetry। बहुत जल्द हम इसकी पार्ट 2 भी देंगे आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो दे वो आप तक पहुंच सके, और इनसे आप वो वन लाइनर बनाइए। ओके, इनको आप अपने साथ कॉपी में लिखिए ताकि जब भी आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको याद रहेगा ये सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।